न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी की लहर से बिहार चुनाव में जेडीयू को भी फायदा होगा। अमित शाह के मुताबिक पीएम मोदी की पूरे देश में लहर है और बिहार चुनाव में इससे जेडीयू की सीटें भी बढ़ेंगी और बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेकर आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है, देश भर में है, बिहार में भी है और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह का दावा बिहार चुनाव में पूरी तरह से गलत साबित होगा। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने न्यूज 18 पर अमित शाह के दिए बयान पर कहा कि बिहार में इस बार पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 2010 में जो 206 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा रिकॉर्ड जीत दर्ज होगी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ये प्रयास है कि इस बार एनडीए अपना जो 2010 में हमारा जो रिजल्ट था 206 सीटें हमने प्राप्त की, उससे भी ज़्यादा सीट हम बिहार में प्राप्त करें और फिर से जो बिहार में एनडीए की सरकार बने उसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करें। अमित शाह के बिहार में मोदी लहर की बात पर एलजेपी नेता विजय प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में एलजेपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और उन्हें नीतीश किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि गठबंधन है जनता दल यू के पास, तो आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं, सबसे पहले जनता दल यू का जितना भी होर्डिंग लगा है, जितनी भी गाड़ियां निकली है, सबसे पहले जनता दल यू की निकली है। कहीं पर भी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का फोटो उस पर नहीं लगा हुआ है। नीतीश जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बदौलत नहीं लड़ रहे हैं, हम भाजपा के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू पर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि एक बार फिर नीतीश कुमार की बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। निषाद ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी करार दिया। जितने भी केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा मिलती है, जदयू की कम मिलती है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ही हों। सभी केंद्रीय नेतृत्व में, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर जी हों, चाहे चुनाव प्रभारी देवेंद्र जी हों, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए से बाहर है। तो कहीं से कोई शंका इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम को भी बुला लिया और गांव के कुछ लोगों की मदद से वन विभाग के कर्मचारी जाल लेकर नदी में उतर गए और मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ भी नदी किनारे जुट गई, जबकि वन विभाग के कर्मचारी मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करते रहे। मगरमच्छ के जाल तोड़ने के बाद वन विभाग ने मजबूत जाल मंगवाया और काफी देर की कोशिश के बाद नदी में उतरे लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। मगरमच्छ के जाल में फंसते ही वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर वन विभाग के कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया।
मगरमच्छ के फंसने के बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे बाहर लेकर आए और रस्सियों से बांध दिया और उसे अपने साथ ले गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेड़ काटने से नाराज लोगों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस एयरपोर्ट को बड़ा बनाने के लिए करीब 10,000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क पर एकजुट हुए और पर्यावरण बचाने की अपील करते हुए जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कई बुजुर्ग भी इन लोगों के साथ खड़े नजर आए। कुछ लोग तो ढोलक लेकर इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए और संगीत की धुन पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद इन लोगों ने जुलूस भी निकाला और नारेबाजी करते हुए पेड़ों को बचाने की अपील की। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की जुबान फिसल गई। कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव के प्रचार के दौरान कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। इमरती देवी मध्य प्रदेश में महिला विकास मंत्री हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इमरती देवी की तरफ था। कमलनाथ के इस बयान के बाद नाराज बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को महिला विरोधी करार दिया, तो वहीं इमरती देवी अपने ऊपर हुए हमले के बाद मीडिया के सामने आई और कहा कि वो एक गरीब दलित महिला है और इसीलिए कांग्रेस उनका अपमान कर रही है। वहीं बात करते करते उनकी आंखों में आंसू भी निकल आए। कमलनाथ के बयान के विरोध में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का मौन भी रखेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के भी सम्मान करने से और कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियाँ उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंजा, राजनीति करने वे के लाख नंजा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो, ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। बहन को हमें अपमानित करने का हक है कि कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दिया है। ये जब जाओ जिसका अपमान कर कमलनाथ जी मेरी मंत्री है, हिम्मत दे उनको तुम कहते शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की का सिद्धांत, पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना। असम और मिजोरम सीमा पर करीमगंज इलाके में हुई हिंसक झड़प में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ जगहों पर भीषण आगजनी भी की गई। इस इलाके में पिछले कई सालों से जारी सीमा विवाद पर अचानक गुस्सा भड़क गया और आरोप है कि असम पुलिस के कुछ जवानों ने वहां बनाए जा रही कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी। एक दिन पहले हुई इस आगजनी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें रात के अंधेरे में कुछ लोग झोपड़ियों में आग लगाते हुए नजर आए। थोड़ी ही देर में वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ लोग वहां तोड़फोड़ करते हुए भी दिखे। इस आगजनी की वजह से असम और मिजोरम की सीमा पर तनाव बढ़ गया, जिसकी जानकारी मिलते ही असम के पर्यावरण मंत्री समेत कई अधिकारी वहां पहुंचे और जिस जगह ये आग लगाई गई थी वहां का भी दौरा किया। अधिकारियों ने इलाके के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। गवर्नमेंट ऑफ असम इज कमिटेड टू protect the people of Assam
and also protect the harmony between the two states. तनाव की वजह से पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। वहां रहने वाले लोगों ने मिजोरम के लोगों पर जबरन असम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। नेशनल 306 नंबर हाईवे पे वहाँ पे भी वो लोग जबरदस्ती घुस रहा है। इनलीगल जबरदस्ती असम का जो जमीन है वो हड़पने का कोशिश कर रहा है। तनाव बढ़ने के बाद करीमगंज के जिलाधिकारी ने वहां धारा 144 लगा दी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में भाषण सुनने आए एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। सभा में ये किसान पीछे खाली कुर्सियों पर बैठा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि मांधाता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण के दौरान किसान की मौत हो गई थी। हालांकि बाद में जब सिंधिया को किसान की मौत की खबर मिली तो उन्होंने मंच से किसान को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट मौन रखा। वहीं बीजेपी के कार्यक्रम में किसान की मौत पर कांग्रेस से निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी के कार्यक्रम में किसान की मौत, बीजेपी की भाषणबाजी फिर भी जारी रही। आज बीजेपी के कार्यक्रम में एक किसान की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी के बेशरम नेताओं ने कार्यक्रम नहीं रोका। किसान की लाश पड़ी रही और बेशरम भाजपाई ताली बजाते रहे। शिवराज जी, भगवान से तो डरो। कांग्रेस के आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेसी हमेशा ही की तरह संवेदनशील मुद्दे पर भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। आज इस रैली में मेरे पहुंचने के पहले ही हमारे अन्नदाता की दुखद मृत्यु हो चुकी थी, जिनको तत्काल कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल भी पहुंचाया गया था। मुझे सभा स्थल पर पहुंचने के बाद जब इस दुखद घटना की जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले वहां हमारे अन्नदाता के लिए मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए राजनीति जन सेवा का माध्यम है और इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार के अवैध तरीके से बनाए गए मकान को प्रशासन की टीम ने गिरा दिया। दावा किया गया कि ये मकान बिना नक्शा पास किए बनाया गया था, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन वहां रहने वाली कुछ महिलाएं सड़क पर खड़ी हो गईं और तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की, लेकिन इन महिलाओं का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जिसके बाद वहां पहुंचे कुछ लोगों ने पुलिस वालों से बात कर हंगामा कर रही महिलाओं को वहां से हटा दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने इस 3 मंजिला मकान को मशीनों की मदद से गिरा दिया। कुख्यात अपराधी जुल्फकार उर्फ तोता की संपत्ति है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। ये 3 मंजिला निर्माण है। अतीक अहमद का करीबी माने जाने वाला जुल्फिकार इस वक्त जेल में बंद है और उस पर हत्या और धमकी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ POK में एक बड़ी बैठक की है। न्यूज 18 के संदीप बोल के हवाले से खबर है कि इस बैठक में सर्दियों से पहले बड़ी घुसपैठ और भारत में बड़े आतंकी हमले करने का फरमान सुनाया गया है। POK के कोटली में 4 और 7 अक्टूबर को हुई इस बैठक में आतंकी संगठनों के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद समेत सभी आतंकी संगठनों के मुखिया शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हर आतंकी संगठन को 20-20 लाख रुपए दिए गए और बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने पर 30-30 लाख रुपए अलग से देने का वादा किया गया। पंजाब के अमृतसर में कई लोगों ने सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल लोग उन पीड़ित परिवारों से थे जिनके अपने 2 साल पहले दशहरे पर हुए दर्दनाक रेल हादसे में मारे गए थे और हादसे के तुरंत बाद सरकार ने उन्हें मुआवजा देने के साथ ही पक्की नौकरी देने का भी वादा किया था। लेकिन 2 साल बाद भी वादा पूरा नहीं होने से नाराज ये लोग कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि हादसे के 2 साल के बाद भी नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। हम भंडारी पुल के बिल्कुल बीचों बीच बैठेंगे और सारा जाम लगाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन्होंने जो हमारे साथ जो झूठे वादे किए हैं जब तक पूरे नहीं करेंगे। प्रदर्शन में शामिल पीड़ित परिवारों ने सरकार पर अनदेखी करने के आरोप भी लगाए। 2 साल पहले दशहरे के दिन हुए इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई थी। बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।